डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रोफेसर आबिद मुनीर, हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। आज हम सेकंड ईयर के इंग्लिश के पेपर को हल करने का तरीका सीखने जा रहे हैं। इसमें ना सिर्फ हम ये बताएंगे कि आपने इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, बल्कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मैं बताऊंगा, जिसमें इम्पोर्टेंट एसेस कौन से हैं जो इस साल 2024 में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे, हर सवाल को सेपरेटली हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उस सवाल को हमने ट्रांसलेशन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इडियम्स को कैसे हमने करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर टारगेट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु रियली want to get 90 प्लस मार्क्स। उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको कुछ चीज़ें बताएंगे और इंशाल्लाह इफ़ यू विल फॉलो दोज थिंग्स यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे आपका सब्जेक्टिव पेपर और उसकी जो है ना इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे आज हम बात करने लगे हैं। सबसे पहले देखें जी, साइंस सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर स्कीम होती है जो आपके साइंस टीचर्स आपको बता देते हैं कि इन चैप्टर्स में से ये क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इंग्लिश में कभी भी आपको कोई इस तरह की स्कीम नहीं बताई जाती। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तजर्बे की बुनियाद पर आज आपको वो स्कीम भी बताऊंगा जो इंग्लिश के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका एक एग्जामिनर आम तौर पर ख्याल करता है पेपर बनाते हुए। सबसे पहले देखें जी, हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो टू टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी बुक। एक टू है जिसमें एक पहला पोर्शन जो है वो प्रोज का है, जिसमें 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपका जो है 15 मार्क्स का पेपर आना है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के सिनोनिम्स। फिर उसी बुक टू का एक पार्ट टू है जिसको हम मॉडर्न हीरोज़ कहते हैं, 11 to 15। इसमें 16 चैप्टर है जो कि हमारे पास शामिल है, लेकिन वो अवेयरनेस के लिए दिया गया है, अभी तक उसको एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं किया गया। 2024 में भी आप उस चैप्टर में से आपको कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपकी एक और बुक है जिसको हम नॉवल कहते हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसके टोटल 18 चैप्टर्स हैं। तो 18 चैप्टर्स हैं। अब हम अगर टोटल मार्क्स देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में से आने हैं, तो दे आर 50 मार्क्स, और 50 में से 40 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 12 मार्क्स के आपके प्रोज में से, 12 हीरोज़ में से और 16 मिस्टर चिप्स में से। ये आपके 40 मार्क्स हो गए। और आपके 10 मार्क्स जो है सिनोनिम्स के हैं, 3 मार्क्स प्रोज, 3 मार्क्स के सिनोनिम्स हीरोज़ में से और 4 मार्क्स के मिस्टर चिप्स में से। एक बात और आपको बताता चलूँ, ये जो 50 मार्क्स है, जो अच्छा स्टूडेंट है उसके 50 आउट ऑफ 50 आते हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मार्क्स आपके डिडक्ट हो सके। इसमें पूरे नंबर मिलते हैं और अच्छा स्टूडेंट पूरे नंबर लेके आता है। जिसने 90 प्लस जाने उसको इसमें से पूरे नंबर अचीव करने चाहिए। अब हम इसकी स्कीम के लिहाज से, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, स्कीम के लिहाज से हम बात करने लगे हैं। देखें, सबसे पहले स्कीम पे जो हम बात करने लगे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस और सिनोनिम्स है। बुक टू पार्ट वन, यानी कि जो आपका प्रोज का पोर्शन है जो कि 10 चैप्टर्स। अब हम ऐसा करते हैं, स्कीम बनाने के लिए हम इन 10 चैप्टर्स को 3 हिस्सों में तकसीम करने लगे। चैप्टर 1 to 3, फिर चैप्टर 4 to 6, फिर चैप्टर 7 to 10। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, बोर्ड के लिहाज से जो शुरू के चैप्टर्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर ने उन बच्चों का भी ख्याल रखना है जो कि मेडियोकर बच्चा है, जो कि कॉमर्स से आ रहा है, जो कि दूसरे एफए, सिंपल एफए कर रहा है। तो इस वजह से शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर उनका ख्याल रखते हुए उसमें से ज़्यादा चीज़ें देता है। तो इसी तरह अगर आप देखें कि 1 से 3 चैप्टर्स में से इन 3 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से आ गए, लेकिन सिनोनिम सिर्फ एक आएगा, क्योंकि टोटल 3 आने हैं सिनोनिम्स पूरे 10 चैप्टर्स में से। तो इन 3 चैप्टर्स में से एक सिनोनिम आएगा। फिर चैप्टर 4 to 6 फिर 3 क्वेश्चंस हैं, एक सिनोनिम है। चैप्टर 7 to 10 यहाँ पे 4 चैप्टर्स हैं, तो 3 क्वेश्चंस आएंगे, एक सिनोनिम आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस पोर्शन में से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसका मतलब चैप्टर तो 10 है, तो एक चैप्टर वो आखिरी चैप्टर्स में से छोड़ देगा जिसमें से उसने शायद कोई क्वेश्चन नहीं देना।
تو 6 questions 12 marks جو آپ نے کرنے ہیں. اب اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ which chapters are very important. جو ایک نارمل اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کے 6 چیپٹرز کر لے تو اس کا پیپر ہو جاتا ہے، لیکن احتیاطاً وہ چیپٹر 7 کو بھی کر لے تو 7 چیپٹر میں سے اس کا پورا پورشن ہو جاتا ہے آرام سے. تو 12 مارکس پلس 3 سینونیمز، تو یہ آپ کا بک جو 2 ہے پروز کا یہ مکمل ہوا سکیم کے ساتھ. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کا پارٹ 2 جو کہ آپ کا ہیروز ہے. اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 5 چیپٹرز ہیں جس میں سے 8 کوشچنز آنے آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. تو جو چیپٹر 1 ہے اس میں سے 2 کوشچن، جو فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو ہے 2 کوشچنز آئیں گے. چیپٹر 2 جو کہ ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا 2 کوشچنز وہاں میں سے. چیپٹر 3 میں سے بھی 2 کوشچنز آئیں گے، تو یہ آپ کے ہو جائیں گے 6 کوشچنز. تو 1 کوشچن چیپٹر 4 میں سے، 1 کوشچن مصطفیٰ کمال چیپٹر 5 میں سے. اس طرح آپ کے 8 کوشچنز ہوں گے، 6 آپ نے کرنے ہیں. 12 مارکس کے آپ کے شارٹ کوشچن، 3 مارکس کے اس میں سے سینونیمز آنے. یہ 50 مارکس کا پورشن آپ کے ان 5 چیپٹر میں. اب گڈ بائی مسٹر چپس پہ بات کرتے ہیں، شارٹ کوشچن اور سینونیمز کی. اس کے کیونکہ 18 چیپٹرز ہیں تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 1 to 4. تو پہلے 4 چیپٹرز میں سے 3 شارٹ کوشچنز آ سکتے ہیں، 1 سینونیم. چیپٹر 5 to 8 میں سے 3 شارٹ کوشچن، پھر 1 سینونیم. چیپٹر 9 to 10 میں سے آپ کا جو ہے 3 شارٹ کوشچنز اور 1 سینونیم. تو یہاں تک اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ 1 to 12 چیپٹرز آپ کے کر لیتے ہیں تو آپ کے 3 اور 3 9 کویشچنس ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ نے کرنے کتنے ہوتے ہیں 18 کویشچنس. یعنی کہ جو بچہ گڈ بائی مسٹر چپس کے فرسٹ 12 چیپٹرز کر لیتا ہے یا 7 کریکٹرز کر لیتا ہے، کریکٹرز آر ویری امپورٹنٹ ایز ویل ایز ناول از کنسرنڈ، تو اس کا آرام سے پورا پیپر ہو جاتا ہے. تو اس میں چیپٹر 13 to 18 پھر 3 شارٹ کویشچن 1 سینونیمز. اب کتنے ہو گئے جی 18 آپ نے 18 کویشچنز آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں آؤٹ آف 12. 16 پلس 4 سینونیمز 20 مارکس. یہ آپ کا شارٹ کویشچنز کا پورشن ود سکیم. آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹیکسٹ بک میں سے کیسے سکیم بن سکتی ہے، یہ ایگزامینر کیسے اس کو بناتا ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں شارٹ کویشچنز کے. کچھ میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا. دیکھیں جب آپ شارٹ کویشچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی کویشچن نمبر 2 ہوتا ہے. کویشچن نمبر 2 آپ کا پروز ہے، کویشچن 3 آپ کا ہیروز ہیں، اور کویشچن 4 آپ کا ناول ہے گڈ بائی مسٹر چپس. تو اس کو آپ نے ایگزامز کے اندر ایسے ہی اٹیمپٹ کرنا ہے. کویشچن 2 شارٹ کویشچن، بک 2 پورا حوالہ دینا ریفرنس. اس کے بعد آپ نے اچھا اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جب آپ کویشچن اٹیمپٹ کریں گے تو اس کے 2 طریقے ہیں. کویشچن یا تو ہیڈنگ بنائیں، اگر آپ کو ہیڈنگ بنانی آتی ہے، آپ کی رائٹنگ اچھی ہے تو ہیڈنگ بنائیں. اگر ہیڈنگ آپ کو نہیں بنانی آ رہی تو پھر آپ کمپلیٹ کویشچن لکھ دیں، خالی نہ چھوڑیں، کیونکہ ایگزامینرز کے لیے آسانی ہوتی ہے پیپر مارک کرنے میں. جتنا آپ اس کے لیے آسانی پروڈیوس کریں گے وہ اتنا آپ کو انٹرٹین کرے گا. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اور اگلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کو کویشچن نمبر 2 آتا ہے، وہ 2 لکھنے کی بجائے وہ وہاں پہ اپنے پیپر میں کویشچن 1 لکھ دیتے ہیں. نہیں، جو دا نمبرنگ وچ از مینشن ان دا کویشچن پیپر، آپ نے اسی نمبر کے ساتھ اس کویشچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے. ایون کہ کئی بچوں کی تو یہ بھی عادت ہوتی ہے وہ کویشچن نمبر لکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. ایگزامینر کے پاس اتنا ٹائم نہیں، اس نے 5 منٹ میں 10 منٹ میں پورا آپ کا پیپر ایویلویٹ کرنا ہے. ایوری تھنگ آپ مینشن کریں تاکہ آپ نے جو محنت کی ہے وہ ضائع نہ ہو. تو یہ ایک طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیے کہ کویشچن اٹیمپٹ کیسے کرنے. اب میں آپ کو کچھ سیمپل دکھانا چاہوں گا کہ کویشچن کا آنسر کتنا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. یہ دیکھیں، یہ جو لینتھ ہے یہ جو ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے the students who want to get 90 plus marks. جو عام اسٹوڈنٹ میڈیوکر اس کے لیے بھی ایک انسٹرکشن ہے کہ there should be at least 3 sentences according to the requirement of the board. اس کو چاہیے کہ کم از کم 3 سینٹینس ضرور ہونے چاہیے. تو یہ بالکل ایک ایگزیکٹ ٹاپر اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہائیسٹ سکور کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے لیے. دیکھیں سوال کی آپ دیکھیں why is the universe frightening to us. فرسٹ چیپٹر میں سے یہ آپ کا کویشچن ہے. اس کا آنسر آپ نے ایسے لکھنا ہے. بھائی آنسر نمبر 1 آ گیا. whenever one looks at the vast canopy of stars above, one's first feeling is of an awe and fear. The universe which surrounds us always seems frightening due to the following reasons. اچھا کچھ اسٹوڈنٹ کا جواب یہیں سے ہوتا ہے یونیورس از فرائٹنگ ٹو اس ڈیو ٹو دا فالوئنگ ریزنز اینڈ ختم. Firstly, due to its immense distances which we do not understand. Secondly, because of the stretches of time so great that we can hardly imagine, making the whole human history very small in comparison.
Thirdly, frightening because of our loneliness, extreme littleness of our home. Last but not the least. अब ये देखो ये एक अच्छे स्टूडेंट का एंडिंग अंदाज कैसा है, आप इससे अंदाजा लगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी डू नॉट फाइंड एनी साइन ऑफ लाइफ like ours anywhere else in the universe except on our blue planet. तो एक अच्छा जो स्टूडेंट है वो लैंग्वेज के साथ खेल रहा होता है. देखें ना, ये एक अच्छा जवाब है. आप ये देखें कि ऐसे लगता है जैसे कोई somebody is playing with the words. तो एग्जामिनर को अंदाज़ा हो गया, यहीं से उसके पहले जवाब से ही अंदाज़ा हो गया कि स्टूडेंट का कैलिबर क्या है. तो ये चीज़ हमने उसको देनी है और ये एक अच्छे स्टूडेंट के लिए. और जो अच्छा स्टूडेंट है वो यकीनन इस बात को पिक कर रहा होगा कि उसको वो जवाब कैसे लिखता है और उसके जवाब के अंदर कहाँ खामी है. इन आंसर्स को देखकर वो अपनी उस खामी को दूर कर सकता है. नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन एक और है जी. व्हाट आर द रीजंस गिवन बाय H.E. Hawks अबाउट द फेलियर्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. ये आपका चैप्टर 3 में से क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 2 आया हुआ है. द ऑथर ऑफ द शॉर्ट एसे. अब देखो क्योंकि उसने राइटर का नाम मेंशन किया है तो हम क्यों ना फर्स्ट लाइन में इस सवाल से रिलेटेड राइटर को अप्रिशिएट कर दें. एक अच्छे स्टूडेंट का ये तरीका है. द ऑथर ऑफ द शॉर्ट एसे व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज. H.E. Hawks इज एन एक्सपर्ट एंड रिनाउंड एजुकेशनिस्ट. अब वो एजुकेशनिस्ट है तो वो फेलियर्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स को समझ रहा है. With the stroke of his writing mastery, he has eloquently described the various reasons for the failures of the students in the college. Reasons are according to his perception, nervous habits, mistaken ambition, overconfidence, financial and health issues, literary and sports activities, and slackness are the major issues which cause the failure of the students. The crux of his research is well proven and time tested. अब ये देखें कैसे एंड कर रहा है. तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टूडेंट ऐसे आंसर्स लिखता होगा, लेकिन मैं अभी आपको सैंपल दिखाऊंगा हमारे टॉपर स्टूडेंट्स को. वो ऐसे ही आंसर्स लिखते हैं. बिल्कुल आप जो है ना शॉक्ड हो जाएंगे. देखें ये एक अच्छा, ये एक हमारा टॉपर, ये हमारी एक टॉपर स्टूडेंट है, उसका ये पेपर है. सबसे पहले देखें हेडिंग्स हैं, फीलिंग्स ऑफ द राइटर. देखें सबसे पहले क्वेश्चन है, डिड ही कम टू हैव अ फीलिंग फॉर दोज बुक्स वंस ही हैड गॉट रिड ऑफ दैम. तो यहाँ पे बात हो रही है फीलिंग्स फॉर द बुक्स. तो फीलिंग्स ऑफ द राइटर का उसने हेडिंग दी है. अब हेडिंग के बाद उसने कैसे उसको स्टार्ट किया. अब लेफ्ट साइड पे देखें, राइट साइड पे देखें, राइटिंग में बैलेंस देखें, राइटिंग में क्लैरिटी देखें. अच्छा फिर आपको पता चलेगा आंसर से. देखें द राइटर फेल्ट सॉरी फॉर द बुक्स. यहाँ से सॉरी उसने बता दिया कि ही वॉज फीलिंग सॉरी, ही वॉज नॉट हैप्पी. तो यहाँ से उसने बोल्ड कर दिया है कि मुझे जवाब आता है. While returning home, he thought that the innocent books would be lying in the cold, dark bottom of the river. They would lie there forlorn and forgotten. ये वो वर्ड्स हैं जो टेक्स्ट बुक में डिक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं. हमने वही लफ्ज़ इस्तेमाल करने, इफ़ दोज बुक्स वर बैड. अच्छा अब आपने एक और चीज़ और नोट की होगी कि यहाँ पे उसका सारा आंसर थॉट, वुड, वो ये पास्ट में जा रहे हैं. उसकी वजह डिड से सवाल शुरू हुआ है. इफ द क्वेश्चन इज इन द पास्ट टेंस, योर आंसर शुड बी इन द पास्ट टेंस. नेक्स्ट देखें जी, दे वुड लाई देयर फॉरलॉर्न एंड फॉरगॉटन. इफ दोज बुक्स वर बैड इट वाज नॉट देयर फॉल्ट. ही स्पोक सॉरोफुली ऑफ देयर लिविंग डेथ. अब ये वो टर्म है जो उसने बुक में यूज की. इन वाटर ही फेल्ट पिटी फॉर देम बिकॉज देयर फेट वाज वर्स. ये आखिरी सेंटेंस है इस सवाल के जवाब की एंडिंग पोजीशन है. देखें, he felt pity for them because their fate was worse than they deserved. डिजर्व का लफ्ज वहां पे आए. तो इस वजह से ये जवाब में कोई किसी किस्म की खामी नहीं जी. ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है. नेक्स्ट देखते हैं इसी स्टूडेंट का एक और आंसर देखते हैं जी. हाउ डिड ही मस्टर अप हिज करेज टू फ्लिंग द बुक्स इनटू द रिवर. अच्छा ये सवाल बड़ा टेक्निकल है. इसका जवाब हर बच्चा अपनी मर्जी से दे रहा होता है और बाज़ वक़्त वो इलॉजिकल आंसर्स होते हैं. तो ये भी आपका चैप्टर नंबर 5 है ऑन डिस्ट्राइंग बुक्स का. तो देखें द राइटर. अब वो देखो कहाँ पे शुरू कर रहे हैं. ऊपर हेडिंग इसमें मिस है क्योंकि कट पेस्ट किया गया है. द राइटर मस्टर्ड अप हिज करेज. मस्टर डिड की वजह से मस्टर्ड हमने की है. मस्टर्ड अप हिज करेज टू फ्लिंग द बुक्स. अब ये भी कह सकता है टू थ्रो द बुक्स, लेकिन क्योंकि फ्लिंग का वर्ड टेक्स्ट बुक का वर्ड है, बच्चा बताना चाहता है कि आई हैव अ फुल कमांड ओवर द टेक्स्ट बुक. To fling the books into the river by calling himself a shrinking contemptible coward. ये वो टर्म्स हैं जो यूज हुई हैं बाकायदा, जो बिल्कुल एग्जैक्ट राइटर की फीलिंग्स को डिस्क्राइब करें. अगर हम इन वर्ड्स को हटाते हैं ना तो ऐसे लगता है सवाल का जो एक सेंस है, एसेंस, वो डिस्टर्ब होती है. अंडर द रेजोल्यूट मास्क
He rebuked himself by saying that he would not walk with his head erect if now he failed to throw them into the river. According to him, better men than him have gone to the gallows. In this way he mustered up his courage. अब देखो वो एंड पे भी छोड़ नहीं रहा, यहाँ पे उसने बात नहीं खत्म की, उसने muster up his courage. In this way he mustered up his courage. This is the proper way to end your answer. उसके बाद एक और देखते हैं, सैंपल हमारे पास मौजूद है डिफिकल्ट क्वेश्चंस का. What other blunders did Leacock commit after leaving the manager's office? क्या blunders किए माई फाइनेंशियल करियर का, ये एक सवाल आया हुआ है. और आपने एक और चीज नोट की होगी कि इसमें लेंथ देखें कि एक अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे बात नहीं खत्म कर रहा है 2 लाइनें लिख के और यहाँ पे एंड. नो, एक अच्छा स्टूडेंट एक पूरा पैराग्राफ लिखता है. Leacock made several blunders after leaving the manager's office. First, he entered the iron safe. Second, he gave the money to the accountant in an absurd way. Third, instead of depositing $50 and retaining $6 for the present use, कितनी अच्छी लाइन देखें उसने लिखी. He deposited $56. Fourth, instead of writing $6 on the check, he wrote $56. Fifth, instead of admitting his mistake, he tried to show that he was a man with fearfully quick temper. अब ये वो अल्फाज हैं बिल्कुल, and failed in doing this too. तो ये एक जवाब है जी बेहतरीन उसने. ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के मैंने आपको कुछ सैंपल्स दिखाए, एक टॉपर स्टूडेंट के सैंपल दिखाए जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने आंसर कैसे लिखे. अब वो कॉमन मिस्टेक्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉमन मिस्टेक्स which the student should keep in mind. सबसे पहले है जी टेंस का ख्याल रखना है. अभी हमने डिस्कस भी किया, पास्ट टेंस में सवाल है, पास्ट में जवाब. तो स्टूडेंट अक्सर इसमें कोई एक आधा वर्ब जो है गलत कर बैठते हैं जिससे उसका एक नंबर डिडक्ट हो जाता है. अब आप अंदाजा लगाएं 14 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, अगर हर क्वेश्चन में आपका एक नंबर कट जाए तो क्या बचेगा, तो 20 मार्क्स आपके ज़ाय हो जाएंगे. उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ख्याल नहीं करना कि पीपल है तो पीपल के साथ प्ले आना है, प्ले से नहीं आना, ही है तो प्लेज आना है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ख्याल रखना ज़रूरी है. स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं स्टूडेंट से कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग उन्होंने याद करने हैं. डिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी लॉजिक दे देते हैं और वो अल्फाज जो टेक्स्ट बुक के हैं उनकी जगह अपनी कोई एक्सप्लेनेशन दे देते हैं. तो मैं इस बारे में बिल्कुल वो हूँ कि कोशिश करें जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो बुक की वर्ड्स यूज़ करता है, बुक के वही डिक्शन यूज़ करता है. उसके बाद इंफॉर्मेशन मैक्सिमम दे, यानी कि बुक के अंदर उस सवाल का जो जवाब है, अगर फ्राइटनिंग टू अस है, द यूनिवर्स इज फ्राइटिंग टू अस, अगर राइटर ने उसकी 5 कंडीशंस बताई हैं कि वाई द यूनिवर्स इज फ्राइटिंग और आप 2 लिख रहे हैं, तो एक अच्छा स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा. अच्छा स्टूडेंट वो 5 की 5 लिख. तो मैक्सिमम होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस तो ज़रूर हों. उसके बाद एक और कॉमन मिस्टेक है जो आर्टिकल्स की मिस्टेक्स है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं. जैसे ब्रुकफील्ड से पहले दा लगा दिया, प्रॉपर नाउन है, ये गलत है, ब्रुकफील्ड लिखना चाहिए. द चिप्स लगा दिया, नो दिस इज रॉन्ग, चिप्स लिखना है. तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं. अपोस्ट्रॉफी लगाते हुए गलत करते हैं कि आगे वर्ब आ रहा है और पीछे अपोस्ट्रॉफी यूज़ किए. फिर भी देखें एक स्टूडेंट को कोई मसला है, देखें जी हमारा काम था आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना. पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया, मेहनत की और अब हम आपके लिए दुआ गो भी हैं. और एक टीचर की हैसियत से अब मैंने ये वीडियो बनाई है. मैंने कहा हमारा कोई बच्चा इस वजह से कोई गलती ना कर बैठे. अब आप लोगों ने फाइट करनी है, हिम्मत नहीं हारनी, और हमने जो आप पे सारा साल मेहनत की है, आपने उस मेहनत का रिजल्ट हमें देना है. वो हमारे लिए खुशी का बायस होगा. आपकी कामयाबी हमारे लिए खुश आए. तो नेक्स्ट देखें जी, इसमें एक सवाल रह गया था डिक्शन के हवाले से जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा. डिक्शन क्या होती है, देखें. व्हाट डिड चर्चिल डू विद हिज लैटिन पेपर. तो फर्स्ट ईयर एट हैरो का है जी. Churchill did his Latin paper badly. पहले बता दी, he wrote his name at the top of paper, then he wrote down the number of question 1. After much reflection, he put a bracket around it thus. Then unknowingly he put a blot. अब ये देखो ना, blot, smudges, paper blank, full scap. अब देखो यहाँ इसकी जगह वो लिख सकता ना था, a student his piece of paper. अब जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो क्या करता है, वो आसानी की तरफ भागता है. उसने ना इजीनेस उसकी वजह से वो अपने पूरे पेपर की इंप्रेशन जो है वो गलत दे देता है. आसानी की तरफ नहीं भागना, मेहनत करनी, फाइट करनी. तो ये फुल स्कैप मुश्किल मीनिंग्स थे, इसको याद करना, लेकिन क्योंकि ये टॉपर स्टूडेंट है
اس کی نیچر ہے کہ اس نے اسی ورڈ کو ہی لے کے آنا ہے اپنے پیپر میں، ایگزامینر کو بتانا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو یہ بیٹا اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، یہی چیز بتانا تھی سوال کے ذریعے۔ دیکھیں جی، اس کے بعد آپ کا یہ سیکشن 1 کمپلیٹ ہو گیا، دیٹ از بیسڈ آن شارٹ کوشچن۔ اب آپ آ گئے ہیں کوشچن نمبر 5 پہ۔ کوشچن نمبر 5 ہے رائٹ این ایسے 300 to 400 words on any one of the following topics۔ آپ کو 4 ٹاپکس دیے جاتے ہیں جن میں سے آپ نے ایک پر کوئی ایسے لکھنا ہے۔ آپ کو 1 آتا ہے تو 1 کا نمبر دے کے آپ اس کو شروع کر دیں گے۔ جیسے ایک بچے کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، پولوشن ہے، کرکٹ میچ اور ولیج فیئر ہے، تو اس کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، تو میں وہی اسی بچے کے آپ کو بچی کے جو ہے نا وہ سیمپل دکھاؤں گا کہ کیسے اس نے انٹروڈکشن لکھا ہے، کنکلوژن لکھا ہے۔ پہلے میں آپ کو کچھ انسٹرکشن دینا چاہوں گا ایسے کے حوالے سے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہیں جی ہاؤ ٹو اٹیمپٹ این ایسے انٹروڈکشن۔ ہیڈنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ پراپر انٹروڈکٹری پیراگراف 12 to 15 لائنز۔ 2-3 لائنز کا انٹروڈکشن نہیں ہوتا۔ 2-3 لائنز کا انٹروڈکشن کا مطلب ہے یہ کہ ایوریج اور کامن سٹوڈنٹ، جو اچھا سٹوڈنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ 12 to 15 لائنز کا بہترین ایک انٹروڈکشن دیتا ہے۔ انٹروڈکشن کے بعد وہ کوٹیشن دیتا ہے۔ اٹ شوڈ پریزنٹ اے برڈ آئی ویو آف دا ٹاپک۔ اس انٹروڈکشن سے پورے ٹاپک کا پورا نچوڑ نظر آ جاتا ہے۔ دیر شوڈ بی نو گرامیٹیکل اسپیلنگ ایرر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزامینر فرسٹ پیراگراف بڑی توجہ سے پڑھتا ہے انٹروڈکشن، تو اس میں کسی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ All the sentences or references should be strictly limited to the topic۔ ٹاپک سے ادھر ادھر نہیں جانا، بالکل غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ We have a very short time۔ اس شارٹ ٹائم میں ہم نے نمبر لینے ہوتے ہیں 90+، تو اس میں ہم کسی قسم کی ایسی یاد کر جائیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ ایسے آئے گا وہیں لکھ دوں گا، تو ایسا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں انٹروڈکشن کا آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اس کے بعد باڈی ہے، باڈی میں آپ کے جنرل باڈی آف دا ایسے مسٹ بی کمپرائزڈ آف 5 to 6 پیراگراف، 7 to 8 پیراگراف۔ ایچ پیراگراف شوڈ ناٹ بی لیس دین 10 to 12 لائنز ہونی چاہیے، اور پیراگراف کے بعد سپیس دیتے رہیں۔ ہر پیراگراف کے بعد ایک لائن چھوڑ کے اگلا پیراگراف لکھیں، یا پتہ چلے کہ پیراگرافنگ ہو رہی ہے، پیراگرافنگ ضرور کریں۔ اور اس کے بعد کوشش کریں ہر پیج پر آپ کی ایک کوٹیشن ہونی چاہیے جو آپ نے مارکر سے اس کو انورٹر کوما سے، کچھ بچے صرف مارکر یوز کرتے ہیں، انورٹر کوما یوز، اور دوسرا جو بھی آپ کوٹیشن دیں اس کا ایک سٹرونگ ریفرنس ہونا چاہیے۔ کوشش کریں لٹریری جو رائٹرز ہیں، فلاسفرز ہیں، ان کی کوٹیشنز ایڈ کریں، وہ ایک اچھا امپریشن ڈالے گا۔ کوٹیشن خود سے کریٹ کی گئی نہ ہونی چاہیے، سپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات کوٹیشن میں مسٹیکس ہوتی ہیں گرامر کی۔ اس کے بعد باڈی کے بعد کنکلوژن ہے۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں، کنکلوژن کو کنکلوڈ ہی نہیں کر پاتے۔ ان اے نٹ شیل ٹو کنکلوڈ دا ہول ایسے، اس طرح کا ورڈ نظر آنا چاہیے کنکلوژن کے سٹارٹ میں، نہیں تو وہ ایک امپریشن نہیں پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ایگزامینر جلدی میں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس نے لگتا ہے ایسے کمپلیٹ ہی نہیں کیا، اور وہ 7-8 نمبر دے کر آپ کو آگے چلا جائے۔ تو ٹو کنکلوڈ مارکر سے لکھ دیں، ایسے باقاعدہ بتائیں کہ آئی ایم اینڈنگ دس ایسے پراپرلی۔ تو دیکھیں نو ایسے از کمپلیٹ وداؤٹ اے کنکلوڈنگ پیراگراف، اٹ مسٹ ناٹ بی مور دین 10 to 12 لائنس کافی ہیں۔ اٹ شوڈ ناٹ کنٹین اینی نیو آئیڈیا which is not already discussed in the essay. It should be brief, comprehensive. No quotation should be given after the concluding paragraph کے بعد کوئی کوٹیشن نہیں دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو آپ یوں سمجھ لیں جو 15 مارکس کا آپ کا ایسے ہے تو آپ 3 مارکس انٹروڈکشن کے ہیں، اور آپ کے 10 مارکس باڈی کے ہیں، اور 2 مارکس آپ کے کنکلوژن کے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ اسی سٹوڈنٹ کی جو ہے انٹروڈکشن ہے۔ اب آپ دیکھیں میں تو اس کی کوٹیشن سے حیران ہوں۔ دیکھو کتنا بڑا نام ہے، جان ڈیوی، ایک بہت بڑا فلاسفر ہے۔ دیکھو اس نے کیا لکھا ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اس نے اٹیمپٹ کی ہے، ہیڈنگ دی ہے، کوٹیشن لکھنے کا انداز آپ دیکھیں، فل سٹاپ، کوٹیشن مارکس۔ ایجوکیشن از ناٹ پریپریشن فار لائف، ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف۔ اب دیکھیں پنکچویشن دیکھیں، یہ کلاز ہے، اس نے سیمی کولن یوز کیے، اور رائٹر کا نام کتنا اچھا رائٹر کا نام یوز کیا۔ اور دیکھیں اسی فرسٹ پیراگراف میں اس نے لکھا ہے
The roots of education are sometimes bitter but its fruits are sweet. Ben Jonson बहुत बड़ा नाम है, नॉवलिस्ट है। अब देखें, education is the process of acquiring knowledge, developing the power of reasoning and preparing oneself for professional life. It makes a person complete, accurate and worldly wise. Through education, nations are able to face challenges with comfort and ease. तो आप देखें, वकैब देखें, उसका अंदाज देखें, तो ये एक अच्छा अंदाज। कंक्लूजन देखें कैसे उसने किया है। टू कंक्लूड, ये देखें मैंने जैसे आपको कहा तो उसने मार्कर से बता दिया जी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मुझे नज़रअंदाज ना किया जाए। So to conclude, technical education is the only tool that can lead to the economic and industrial advancement of a country. It can make a country rich, resourceful and prosperous. अब देखिए कितने अच्छे words, rich, resourceful, prosperous. It has made developed countries distinguished in the world. It is the only seed that can sprout prolific fruits for. अब देखो एंड भी seed, prolific fruits, तो ये वकैब और डिक्शन से भी पता चल रहा है कि ये एक आम स्टूडेंट नहीं है, ये एक अच्छा स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट चाहता है कि मुझे ऐसे में से मैक्सिमम मार्क्स दिए जाए। तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो गया है कि ऐसे कैसे लिखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बेटा इंपॉर्टेंट एसेज हैं। देखें ये जो लेफ़्ट साइड पे एक लिस्ट दी गई है, ये 17 एसेज हैं जो हमने कॉलेज में बच्चों को करवाते भी हैं। तो ये एसेज आपने नोट कर लेने हैं, जिसको ये तैयार है वेल एंड गुड। एक बच्चा कहता है मेरे पास टाइम थोड़ा है, तो उसके लिए ये मैंने 10 इंपॉर्टेंट एसेज मज़ीद इसमें से निकाल दिए हैं। तो दीज आर 10 इंपॉर्टेंट एसेज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर एवरेज स्टूडेंट्स। वो इनको प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह एक ऐसे इसमें से आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी हम द क्वेश्चन नंबर 6। यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपके टोटल जो है ये 8 इडियम या फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि वही नंबरिंग जो आपको नंबर 1 आता है या 2 आता है तो यहाँ 2 लिखें, मार्कर से आप नल एंड वाइड लिखें। उसके बाद उसका जो सेंटेंस हो उसका एंडिंग मार्क बच्चे भूल जाते हैं, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, वो टेंस का ख्याल रखें और वो जो वर्ड जो आप यूज करें इडियम का उसको मार्कर से लिख दें। दिस लॉ हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड बाय द गवर्नमेंट। सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है मीनिंग क्लियर नहीं होता, बच्चा जान के आसानी के लिए एक शॉर्ट सा सेंटेंस तैयार कर लेता है जो मीनिंगफुली नहीं होता, जिसकी वजह से उसके 2 में से 0 नंबर उसको मिलते हैं। तो अब हम उसी स्टूडेंट के कुछ इडियम्स देखते हैं कि वो कैसे करती है। देखें, टू गेट रिड ऑफ उसने कैसे किया है। पहले उसको नंबर दिया है ऐसे खूबसूरत अंदाज में, मार्कर यूज़ किया है। फिर उसने कहा वी शुड गेट रिड ऑफ हार्मफुल हैबिट्स। वर्क वंडर्स, द मेडिसिन वर्कड वंडर्स एंड द डाइंग पेशेंट वॉज सेव। देखिए मीनिंग क्लियर है बिल्कुल। तो इस तरह मीनिंग क्लियर होना चाहिए और आप इसको प्रॉपरली इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं इडियम्स को। तो इडियम्स जो है ऊपर इडियम लिखें, नीचे नेक्स्ट लाइन में आप वहाँ से उसको एंड करें, तो प्रॉपर तरीके से इसको जो है अटेम्प्ट किए जी। ट्रांसलेशन 15 मार्क्स हैं, वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो उसको ट्रांसलेशन करने का मैं आपको एक बेहतरीन तरीका सजेस्ट भी करूँगा। टाइम थोड़ा होने की वजह से 2-3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताऊँगा। If you still feel there is a problem and issue, we are there to help you. आप जो है उसमें से हेल्प ले सकते हैं जी। पास्ट पेपर्स आप सारे तकरीबन जब आप 50 to 70 ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स आप कर लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि ट्रांसलेशन में प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखें एक मिसाल के तौर पर, फिर इसके मैं टेक्निक्स बाद में बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि हम करते कैसे हैं। तरीक़ेकार ये है कि पैराग्राफ की शक्ल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर्स को आसानी होती है आप उसका पहला सेंटेंस लिखें, फिर उसको बना दें, फिर दूसरा लिखें, उसको बना दें। तो ये बेहतरीन तरीका है। देखें, हमारे जिस्म में दौड़ने वाला खून जिस्म के तमाम खुलियात को ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा और ऑक्सीजन फराहम करता है। हमारे जिस्म में दौड़ने वाला खून, द ब्लड फ्लोइंग इन आवर बॉडी, ये हमारे जिस्म में दौड़ने वाला खून। उसके बाद ज़ाहिर बात है ये हमारा सब्जेक्ट आ चुका है। सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लगाना होता है। फ्राहम करता है, ये हमारा वर्ब है, प्रोवाइड्स। और हमारा क्योंकि खून हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रोवाइड्स के साथ एस आएगा। अब प्रोवाइड क्या करता है,
तमाम खलियात को ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के तमाम खलियात, ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, साथ ही खलियात से आलाइशों को बाहर निकाल ले जाता है। साथ ही मीन एट द सेम टाइम इट रिमूव्स द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सेल्स, रिमूव्स फ्रॉम द सेल्स। तो ये एक दूसरा आ गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, खून की इस अहम कारकर्दगी को बेहतर तौर पर अंजाम देने के काबिल बनाने के लिए ज़रूरी है कि खून में मौजूद तमाम ज़रूरी केमियाई मुरक्बात मुतवाज़न और मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों। In order to be able to perform this important function of the blood better, बेहतर तौर पर अंजाम देने के काबिल बनाने के लिए ज़रूरी है। It is necessary, ज़रूरी है, that all the necessary chemical compounds in the blood are present in balanced का मतलब क्या हो जाएगा जी, मुतवाज़न, और मुनासिब का क्या हो जाएगा, adequate amounts। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे गुर्दे इंतहाई दबाव की हालत में भी छानने और उसकी सफाई का अहम तरीन फरीज़ा, अच्छा छानने के साथ उसका लफ्ज़ नहीं है, उसकी सफाई के साथ उसकी का लफ्ज़ है। अहम तरीन फरीज़ा अंजाम देते रहते हैं। आर किडनीज कंटिन्यू, देते रहते हैं का तर्जुमा है कंटिन्यू टू परफॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ फिल्टरिंग एंड इट्स क्लीनिंग। फिल्टरिंग छानना आ गया और उसकी सफाई में इट्स क्लीनिंग इवन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। तो ये हो गया जी आपका। नेक्स्ट, ये खून में शामिल जहरीले मादों को अलहदा करके जिस्म से खारिज करने का सबब बनता है। ये खून में शामिल जहरीले मादों को अलहदा करने, इट कॉजेस, यहाँ पे ये मिस्टेक है जी, दे कॉज, ये खून में शामिल जहरीले मादों को अलहदा करके जिस्म से खारिज करने का सबब बनता है। यहाँ पे ये लगा दिए, यहाँ पे है तो दे कॉज द रिमूवल ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम द ब्लड, बनते हैं, सॉरी ये हैं क्योंकि किडनीज दो होती हैं तो इस वजह से दे इस्तेमाल हुए। नेक्स्ट देखते हैं जी, कॉमन मिस्टेक्स इन ट्रांसलेशन। सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज चॉइस ऑफ डिक्शन। बच्चों को ये अंदाज़ा नहीं होता, बच्चा एक सिनोनिम यूज़ कर देता है मिलता जुलता, जैसे अब ये देखें सेंटेंस से पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई बच्चा नेसेसरी, कोई बच्चा एसेंशियल लिखेगा, लेकिन वाइटल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वाई, अब देखें वाइटल को डिफाइन हम करते हैं, वाइटल मीन नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सम। मुझे बताएं पानी ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि नहीं है, इसलिए नेसेसरी, एसेंशियल या इम्पोर्टेंट का वर्ड ज़्यादा फिट नहीं है जितना कि वाइटल है। तो अच्छा स्टूडेंट जिसकी प्रैक्टिस है वो वाइटल यूज़ करेगा, वाटर इज़ वाइटल फॉर लाइफ। तो ये एक बताना मकसूद था कि दिस इज़ कॉल्ड चॉइस ऑफ एडिक्शन, कि यूज़ गुड वर्ड, द वर्ड विच इज़ रेलिवेंट, कोलोकेशन का ख्याल रखते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, इसमें टेंस का भी बड़ा इशू होता है। देखें मकबूजा कश्मीर के मुसलमान कई सालों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अब इससे हमें पता चलता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें टाइम भी आ चुका है और रही भी आ चुके हैं। तो का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज़ बीन और हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब देखें जी, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान, ये आपका सब्जेक्ट है, द मुस्लिम